हाय गाइस, माय नेम इज़ नितिश एंड यू वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो इस वीडियो में भी हम लोग अपना पाईटॉर्च प्लेलिस्ट कंटिन्यू करेंगे। ये जो वीडियो है ये हमारे पाईटॉर्च प्लेलिस्ट का 13th वीडियो है और आज से हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। आज के वीडियो में हम लोग ये सीखेंगे कि कैसे आप पाईटॉर्च की हेल्प से एक आरएनएन बिल्ड कर सकते हो। एंड मोर देन दैट, हम उस आरएनएन को यूज़ करके एक बहुत इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन भी बनाएंगे। बट ये सब कुछ करने के पहले आई वुड लाइक टू गिव यू अ स्मॉल रिकैप कि अभी तक हमने 12 वीडियोस में क्या किया है। सो अभी तक की हमारी जो पाईटॉर्च की जर्नी है इसको आप 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। इन द फर्स्ट पार्ट हमने पाईटॉर्च के फंडामेंटल्स को सीखा। इन द सेकेंड पार्ट हमने पाईटॉर्च को यूज करके आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स बनाना सीखा। और इन द थर्ड पार्ट हमने पाईटॉर्च को यूज करके कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स बनाना सीखा। ठीक है, तो ये हमने अभी तक कवर किया है। अब हम पाईटॉर्च की हेल्प से सीक्वेंशियल डेटा पे काम करना स्टार्ट करेंगे, मोस्टली टेक्सचुअल डेटा। और हम पढ़ेंगे आरएनएन्स के बारे में, हम पढ़ेंगे एलएसटीएम्स के बारे में, और इसके आगे हम एनकोडर डिकोडर आर्किटेक्चर भी एक्सप्लोर करेंगे कि कैसे आप ये सब कुछ पाईटॉर्च में बना सकते हो। बट आज का जो वीडियो है वो आरएनएन के ऊपर है स्पेसिफिकली। हम आरएनएन को यूज करना सीखेंगे पाईटॉर्च में, और आरएनएन की हेल्प से हम एक बहुत इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन बनाएंगे। सो क्या एप्लीकेशन बनाएंगे वो मैं आपको दिखाता हूँ। सो मेरा प्लान है कि इस वीडियो में मैं नॉट ओनली आपको पाईटॉर्च में आरएनएन्स बिल्ड करना सिखाऊं, बट एट द सेम टाइम कुछ इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट भी बना के दिखाऊं। सो मैंने डिसाइड किया है कि हम इस वीडियो में एक सिंपल, सिंपल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सिंपल क्वेश्चन आंसरिंग सिस्टम बनाएंगे। सो इस सिस्टम की खासियत क्या है कि हम इसको एक डेटा सेट पे ट्रेन करेंगे। उस डेटा सेट में अराउंड 100 क्वेश्चन आंसर पेयर्स हैं। ठीक है, हमारा आरएनएन इस डेटा पे ट्रेन होगा। और जब एक बार ट्रेन हो जाएगा उसके बाद आप क्या कर सकते हो कि आप इस आरएनएन से क्वेश्चंस पूछ सकते हो, और बेस्ड ऑन द डेटा सेट आरएनएन आपको आंसर्स करेगा। अगर आप कोई ऐसा क्वेश्चन पूछोगे जो हमारे डेटा सेट में एग्जिस्ट नहीं करता, तो हमारा आरएनएन आंसर देगा कि आई डोंट नो। ठीक है, सो एक काम करता हूँ मैं, ये सब कुछ पढ़ाने के पहले एक बार मैं आपको डेमो दिखाता हूँ। मैंने कोड ऑलरेडी लिख रखा है एंड इट इज़ वर्किंग फाइन। सो थोड़ा आपको इंस्पिरेशन मिलेगा। सो ये कोड है जो मैंने थोड़ी देर पहले रन किया, और ये हमारा डेटा सेट है। यहाँ पर यू कैन सी हमारे पास कुछ जनरल नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस हैं। प्रिसाइजली मेरे पास 90 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, और एक कॉलम में क्वेश्चन है, दूसरे कॉलम में उसका आंसर है। हमने हमारे आरएनएन को इस डेटा सेट पे ट्रेन किया। आई नो बहुत ही छोटा डेटा सेट है, बट फिर भी ये देखो हमारा आउटपुट। जैसे मान लो हम यहाँ से एक क्वेश्चन उठाते हैं, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ फ्रांस, और हम इस मॉडल से ये क्वेश्चन पूछते हैं, तो इट इज़ एबल टू आंसर द क्वेश्चन। ठीक है, अगर आप कोई और क्वेश्चन उठाते हो, मान लो ये, हु डेवलप्ड द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, और इसको रन करते हो, तो इट सेज एल्बर्ट आइंस्टाइन। अब अच्छी बात क्या है सिस्टम की, कि अगर आप थोड़े से वेरिएशंस ले आओ क्वेश्चन में, तो भी ये सिस्टम काम करता है। जैसे अगर मैं यहाँ पे ये लिख दूं, व्हाट इज द कैपिटल सिटी ऑफ द यूरोपियन कंट्री फ्रांस, तो भी ये आपको आंसर निकाल के दे देगा। ठीक है, तो थोड़ा सा ये फ्लेक्सिबल है उस सेंस में। और अगर आप इससे कोई ऐसा क्वेश्चन पूछोगे जो इसने डेटा सेट में देखा ही नहीं है, जैसे मैंने पूछ लिया व्हाट इज कैंपस एक्स, तो ऑब्वियसली इसको इस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है, तो वो आपको बता देगा आई डोंट नो। सो दिस इज द एप्लीकेशन दैट वी आर गोइंग टू बिल्ड। आई नो बहुत ही सिंपल बेसिक एप्लीकेशन है, बट अगर आप इसको एक बहुत बड़े डेटा सेट पे ट्रेन करो तो यू कैन बिल्ड अ गुड एप्लीकेशन। ठीक है, तो जो भी है, ये एप्लीकेशन बनवाने का मेन रीजन यही है कि इसकी हेल्प से मैं आपको ये सिखाना चाहता हूँ कि आप पाईटॉर्च में आरएनएन्स कैसे बिल्ड कर सकते हो। जस्ट पूरी चीज़ थोड़ी इंटरेस्टिंग रहे, इसलिए हमने ये एप्लीकेशन उठाया है। ठीक है, सो आई होप आपको पूरे वीडियो का एजेंडा समझ में आ गया। सो वीडियो को शुरू करने के पहले बस आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। इस वीडियो को आप तभी ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे जब आपने पहले से आरएनएन्स के बारे में पढ़ रखा है। आरएनएन्स होते क्या हैं, उनकी ज़रूरत क्या है, क्यों एएनएन्स के ऊपर उनको प्रेफर किया जाता है,
और उनका आर्किटेक्चर कैसा होता है, उसमें ट्रेनिंग कैसे होती है, ये सारा जो डिटेल्स है आरएनएन का, अगर आपको ये पता है तो आप इस वीडियो को और अच्छे से समझ पाओगे। अब अगर आपने ये नहीं पढ़ा है तो मैं आपको एक रिसोर्स सजेस्ट कर रहा हूँ। आप मेरे चैनल पे 100 डेज ऑफ डीप लर्निंग प्लेलिस्ट में जाओ। वहाँ पे मैंने बहुत डिटेल में आरएनएन्स कवर किए हैं और अराउंड 5-6 वीडियोज़ हैं। आप वो सारे वीडियोज़ देखो, उसके बाद आकर के आप ये वाला वीडियो देखो। ट्रस्ट मी, आपको सब कुछ क्रिस्टल क्लियर समझ में आएगा। ठीक है, तो ये बात हो गई प्री रेक्विजिट्स की। अब हम लोग अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो मेरा स्ट्रैटेजी ये है कि सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा एक थ्योरेटिकल इंट्रोडक्शन दूंगा आरएनएन्स के बारे में। उसके बाद हम इस पूरे एप्लीकेशन को प्लान करेंगे कि कैसे स्टेप बाय स्टेप हम इस एप्लीकेशन को बनाएंगे और फिर हम लोग कोड करने कूद जाएंगे। ठीक है, तो दिस इज माय प्लान फॉर दिस वीडियो। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। अब एप्लीकेशन को बिल्ड करने के पहले एक बार क्विकली डिस्कस कर लेते हैं कि आरएनएन्स होते क्या है। मैं आपको एक छोटा रिकैप देता हूँ। सो यहाँ पर मैंने एक डेफिनेशन लिखा है, एक बार इसको गो थ्रू करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है कि अ रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क इज अ टाइप ऑफ न्यूरल नेटवर्क डिजाइंड फॉर प्रोसेसिंग सीक्वेंशियल डेटा। Unlike traditional feed-forward network, which processes inputs independently, RNNs maintain a memory of the previous inputs by using loops in their architecture. This makes them well suited for tasks where context and order matters, such as time series forecasting, speech recognition, and text generation. So basic फंडा ये है कि RNNs होते तो न्यूरल नेटवर्क्स हैं, बट वो ट्रेडिशनल न्यूरल नेटवर्क से थोड़े अलग होते हैं। ट्रेडिशनल न्यूरल नेटवर्क्स जैसे कि एएनएन हुआ, इसमें आप क्या करते हो कि आप लेयर बाय लेयर अपने आर्किटेक्चर को बिल्ड करते हो। सो आपके पास एक इनपुट लेयर होता है, मल्टीपल हिडन लेयर्स होते हैं, और फिर एक आउटपुट लेयर होता है। और इन्फॉर्मेशन का जो फ्लो है वो इस डायरेक्शन में आगे बढ़ता है। ठीक है, आरएनएन्स में क्या डिफरेंट है कि आरएनएन्स में आप एकदम एक डायरेक्शन में आगे नहीं बढ़ते हो, आप लूप्स को यूज करते हो इंफॉर्मेशन को फ्लो कराने के लिए। जैसे कि अगर आप आरएनएन बिल्ड करना चाहते हो तो आप क्या करोगे, यहाँ पर हिडन लेयर का जो आउटपुट है उसको वापस उठा करके हिडन लेयर को ही दे दोगे। सो इन अ वे आपने यहाँ पर एक लूप क्रिएट कर दिया, एक फीडबैक मैकेनिज्म क्रिएट कर दिया, जिसकी हेल्प से सिस्टम में मेमोरी आ जाती है और आपका जो आर्किटेक्चर है आरएनएन वो याद रख पाता है कि उसने प्रीवियसली क्या इनपुट्स प्रोसेस किए थे। और इस मेमोरी की वजह से आप कॉन्टेक्स्ट समझ पाते हो, आप ऑर्डर समझ पाते हो, एंड दैट इज वाई आरएनएन्स वर्क्स रियली वेल विथ सीक्वेंशियल डेटा, जहां पे ऑर्डर में कुछ इंफॉर्मेशन छुपा है, सच एज टेक्सचुअल डेटा। ठीक है, तो दिस इज द मेजर डिफरेंस कि यहां पर सिर्फ एक डायरेक्शन में इंफॉर्मेशन का फ्लो नहीं है, आप बीच में वो इंफॉर्मेशन वापस पीछे भेज रहे हो, जिसकी हेल्प से आप मेमोरी का फीचर क्रिएट कर पा रहे हो। ठीक है, तो आई रियली होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया। अब मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ कि आरएनएन्स टेक्सचुअल डेटा को प्रोसेस कैसे करते हैं। मान लो हमारे पास एक सेंटेंस है, आई एम नितिश, और मैं चाहता हूँ कि हमारा आरएनएन इस सेंटेंस को प्रोसेस करे। तो होता क्या है कि आरएनएन्स सेंटेंस को वर्ड बाय वर्ड प्रोसेस करते हैं। मतलब सबसे फर्स्ट टाइम स्टेप t=1 पे वो फर्स्ट वर्ड को प्रोसेस करेंगे, आई को, और फिर कुछ आउटपुट देंगे। ठीक है, फिर टाइम स्टेप 2 पे वो सेकेंड वर्ड को प्रोसेस करेंगे, एम। बट इस सेकेंड टाइम स्टेप पे आप क्या करोगे कि ये जो प्रीवियस टाइम स्टेप का आउटपुट है उसको भी एज इनपुट अपने आर्किटेक्चर में भेजोगे। फिर टाइम स्टेप 3 पे आरएनएन थर्ड वर्ड को प्रोसेस करेगा, नितिश। बट इस थर्ड टाइम स्टेप में आप क्या करोगे, प्रीवियस टाइम स्टेप 2 में जो आउटपुट आया है उसको भी सिस्टम में भेजोगे, और फिर फाइनली आपको जो आउटपुट मिलेगा वो आप यूजर को दे दोगे। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा काम सीक्वेंशली स्टेप बाय स्टेप फैशन में होता है। ठीक है, अब एक बड़ा चैलेंज ये है कि यहाँ पर जो सेंटेंस हमें प्रोसेस करना है वो इंग्लिश में लिखा हुआ है और हमारा जो आरएनएन है वो इंग्लिश नहीं समझता। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि किसी तरीके से इन वर्ड्स को नंबर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब ये करने के कई तरीके हैं। एक बहुत पॉपुलर तरीका है वन हॉट एनकोडिंग, या फिर दूसरा तरीका है कि आप एम्बेडिंग्स यूज करो। एम्बेडिंग्स में क्या होता है कि आप किसी भी वर्ड को
एक वेक्टर में कन्वर्ट कर देते हो। ठीक है, तो हम भी वही करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो हमने आई एम नितिश इन तीनों वर्ड्स को एम्बेडिंग्स में कन्वर्ट कर दिया, मतलब हर वर्ड को एक वेक्टर में कन्वर्ट कर दिया। तो थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि ये जो वेक्टर हम बना रहे हैं इसका डायमेंशन 2 है। हाइपोथेटिकली वी कैन से कि आई कैन बी रिप्रेजेंटेड एज 1,2, एम कैन बी रिप्रेजेंटेड एज 3,4 एंड नितिश कैन बी रिप्रेजेंटेड एज 5,6। ये हाइपोथेटिकल नंबर्स हैं, इनका कोई मीनिंग नहीं है। बट हमने क्या कर लिया, हमने अपने वर्ड्स को वेक्टर में कन्वर्ट कर लिया। अब सिंस ये पूरा सेंटेंस नंबर्स में कन्वर्ट हो चुका है, आर एन एन्स कैन ईजिली प्रोसेस देम। तो रफली स्पीकिंग पूरा का पूरा चीज़ होगा कैसे, हमारे पास ये आर एन एन होगा, इस आर एन एन के अंदर पूरा का पूरा आर एन एन का आर्किटेक्चर है, मतलब यहाँ पे हिडन लेयर्स हैं, हिडन लेयर के वेट्स हैं, बाइसेस हैं, पूरा आर्किटेक्चर है, वो आपको पता होगा जब आपने आर एन एन पढ़ा होगा। आप क्या करोगे, इस पूरे के पूरे आर्किटेक्चर को 3 टाइम स्टेप्स में यूज़ करोगे। सो टाइम स्टेप इक्वल टू 1 में आप क्या करोगे, यहाँ से माई को भेजोगे, माई का मतलब 1,2, 1,2 को भेजोगे। यहाँ पे कैलकुलेशंस होंगी, जो भी न्यूरल नेटवर्क की कैलकुलेशंस होती हैं, डब्ल्यू एक्स प्लस बी, उसको आप एक्टिवेशन फंक्शन में भेजते हो। फाइनली आपको एक आउटपुट मिलेगा। इस आउटपुट को हम O1 बुलाएंगे क्योंकि ये टाइम स्टेप 1 का आउटपुट है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसी सेम आर्किटेक्चर में बाय द वे यहाँ पे माई नहीं होगा, यहाँ पे आई होगा। ठीक है, अब हम इसी आर्किटेक्चर में एम को भेजेंगे। एम को भेज रहे हैं मतलब हम 3,4 को भेज रहे हैं। ओके, और अंदर ये सेम आर्किटेक्चर है, सेम वेट्स हैं, सेम बाइसेस हैं। बट इस टाइम स्टेप में क्या अलग हो रहा है कि आप यहाँ पे ये जो ओवन आया था प्रीवियस टाइम स्टेप में, आप उसको भी एज इनपुट भेज रहे हो। तो यहाँ पे आपको 2 इनपुट्स मिल रहे हैं, एक आपका ये वर्ड, और सेकंड प्रीवियस टाइम स्टेप में जो आपका आउटपुट था वो इनपुट बन गया। ठीक है, अब फिर से इन सब को लेकर के प्रोसेसिंग होगी और फिर आपको यहाँ पे आउटपुट 2 मिलेगा, विच इज़ द आउटपुट ऑफ टाइम स्टेप 2। अब आप फिर से रिपीट करोगे, सेम आर्किटेक्चर में अपना थर्ड वर्ड भेजोगे, नितिश। नितिश भेज रहे हो मतलब 5,6 भेज रहे हो, और साथ ही साथ आप प्रीवियस टाइम स्टेप का जो आउटपुट है O2 उसको भी भेजोगे, और यहाँ पे भी कुछ प्रोसेसिंग होगी, और फाइनली यहाँ पे जो आपको आउटपुट मिलेगा O3, ये आपका फाइनल आउटपुट है जो आप यूज़र को दोगे। ठीक है, ऑल्सो कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए आप फर्स्ट टाइम स्टेप में भी एक इनपुट देते हो, इसको आप O0 बुला सकते हो। ठीक है, अब आप सोचोगे कि टाइम स्टेप 1 के पहले तो कोई टाइम स्टेप था ही नहीं, तो ये O0 कहाँ से आया। तो ये O0 इज बेसिकली अ सेट ऑफ रैंडम नंबर्स। ठीक है, ये सेट ऑफ रैंडम नंबर्स हैं, और फ़र्क नहीं पड़ता, आप यहाँ पे कुछ भी यूज़ कर लो, वो ट्रेनिंग के टाइम के हिसाब से सब कुछ ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाता है। बट जो भी है, दिस इज़ हाउ आर एन एन्स प्रोसेस टेक्सचुअल डेटा। आप सबसे पहले वर्ड्स को नंबर्स में कन्वर्ट कर रहे हो, और फिर सेम आर्किटेक्चर में टाइम स्टेप बाय स्टेप फैशन में आप वर्ड्स को भेजे जा रहे हो, और हर टाइम स्टेप पे यू आर मेकिंग श्योर कि आपको प्रीवियस टाइम स्टेप पे जो आउटपुट मिला है वो एज इनपुट आप करेंट टाइम स्टेप में दो। ठीक है, इस पूरे प्रोसेस को अनफोल्डिंग थ्रू टाइम बोला जाता है, बिकॉज इन अ वे आपका जो आर एन एन है वो अनफोल्ड हो रहा है इन टाइम डायमेंशन। ठीक है, तो आई होप आपको थोड़ा बहुत याद आ गया कि आर एन एन्स काम कैसे करते हैं। ऑनेस्टली इतना इन्फॉर्मेशन काफ़ी है इस पर्टिकुलर वीडियो को समझने के लिए। अगर आप इतना सब कुछ सही से समझ पा रहे हो तो आगे का जो कोड है वो भी आप सही से समझ पाओगे। ठीक है, तो अब लेट्स गो एंड बिल्ड आर क्वेश्चन आंसरिंग सिस्टम। तो गाइस, कोड करना स्टार्ट करने के पहले एक बार हम लोग थोड़ा स्ट्रैटेजी डिस्कस कर लेते हैं कि हम ये पूरा एप्लीकेशन बिल्ड कैसे करेंगे, व्हाट आर द डिफरेंट स्टेजेस। यहाँ पर प्रिसाइजली हम 4-5 स्टेजेस में पूरा काम करने वाले हैं। सबसे पहले स्टेज में हम डेटा सेट को लोड करेंगे। फॉर्चुनेटली हमारे केस में जो डेटा सेट है वो बहुत ही सिंपल फॉर्मेट में है। हमारा जो डेटा सेट है वो एक CSV फाइल है। हमें सिंपली CSV फाइल को लोड करना है, और वहाँ से हम अपने क्वेश्चंस और आंसर्स दोनों को लोड कर सकते हैं। स्टेप नंबर 2 में हमें क्या करना है कि हमें अपने इंग्लिश सेंटेंसेस को एम्बेडिंग्स में कन्वर्ट करना है। अगर मैं आपको हमारा डेटा सेट दिखाऊं, तो दिस इज़ द डेटा सेट। अब यहाँ पे क्वेश्चन इंग्लिश में है, आंसर भी इंग्लिश में है, बट अनफॉर्चुनेटली हमारा आर एन एन इंग्लिश नहीं समझता है।
हमें इन वर्ड्स को नंबर्स में कन्वर्ट करना है और उसके लिए हम एम्बेडिंग्स को यूज़ करेंगे। अब एम्बेडिंग्स को यूज़ करने के लिए आपको मल्टीपल चीज़ें करनी पड़ेंगी। सबसे पहले आप क्या करते हो कि आप अपने वर्ड्स को इंडेक्सेस में कन्वर्ट करते हो। सो यहाँ पे अगर आपका सेंटेंस है, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ फ्रांस, तो आप डायरेक्टली इसको एम्बेडिंग में कन्वर्ट नहीं कर सकते। आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इन सारे वर्ड्स को न्यूमेरिकल इंडेसेस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो आपको क्या करना पड़ेगा, ये सारा काम करने के पहले एक वोकैबलरी फॉर्म करनी पड़ेगी। बेसिकली आपको अपने डेटा सेट में जाकर के ये पता करना पड़ेगा कि टोटल कितने यूनिक वर्ड्स हैं। जैसे वॉट एक यूनिक वर्ड है, इज़ द कैपिटल ऑफ फ्रांस, ये सब यूनिक वर्ड्स हैं। फिर आप अगले क्वेश्चन में भी जाके देखोगे तो यहाँ पे वॉट रिपीट कर रहा है, तो इसको आप हटा दोगे। इज़ द रिपीट कर रहा है, कैपिटल रिपीट कर रहा है, जर्मनी नया वर्ड आया तो ये वोकैबलरी में ऐड होगा। सो बेसिकली जितने भी आपके यूनिक वर्ड्स हैं उनकी आप एक डिक्शनरी बनाओगे और हर वर्ड को आप एक इंडेक्स असाइन कर दोगे। जैसे आपकी वोकैबलरी में वॉट का इंडेक्स है 1, इज़ का इंडेक्स है 2, द का इंडेक्स है 3। इस तरीके से जितने भी यूनिक वर्ड्स हैं सबको आप एक इंडेक्स प्रोवाइड कर दोगे। अब आप क्या करोगे, एक बार जैसे ही आपकी ये वोकैबलरी बन जाती है, अब आप क्या करोगे, इस वोकैबलरी में देख देख के अपने वर्ड्स को एक न्यूमेरिकल इंडेक्स प्रोवाइड करोगे। जैसे वॉट का 1 है, इज़ का 2 है, द का 3 है, कैपिटल का मान लो 5 है, ऑफ का मान लो 6 है और फ्रांस का मान लो 10 है। तो अब आपका सेंटेंस ये बन गया। अब आप क्या करोगे, इसको भेजोगे अपने एम्बेडिंग मॉडल के पास और आपका एम्बेडिंग मॉडल क्या करेगा, फॉर एवरी नंबर एक वेक्टर प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, अब वो वेक्टर कितने भी डायमेंशन का हो सकता है, हमारे केस में हम एक 50 डायमेंशनल वेक्टर के साथ काम करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया स्टेप नंबर 2 जहाँ पे हम एम्बेडिंग्स जनरेट कर रहे हैं। स्टेप नंबर 3 में हम लोग अपना आरएनएन का आर्किटेक्चर बिल्ड करेंगे। स्टेप नंबर 4 में हम अपने मॉडल को डेटा सेट पे ट्रेन करेंगे और स्टेप नंबर 5 में हम प्रिडिक्शन करेंगे। ठीक है, तो ये 5 स्टेप्स में हमें ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट बिल्ड करना है। सो गाइस चलो लेट्स स्टार्ट कोडिंग आवर प्रोजेक्ट। हमने यहाँ पर डेटा सेट अपलोड कर दिया है। ये डेटा सेट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे पहले हमें क्या करना है, इस डेटा सेट को लोड करना है। सो हम पैंडास को इंपोर्ट करेंगे। सिंपली रीड सीएसवी को कॉल करके हम इस डेटा सेट को लोड कर लेंगे। ये रहा हमारा डेटा सेट। ठीक है, अब हमारा जो मेन गोल है गोइंग फॉरवर्ड वो है इस डेटा सेट को नंबर्स में कन्वर्ट करना। जो भी इंग्लिश में लिखा हुआ है इसको नंबर्स में कन्वर्ट करना। इसके लिए हम 2-3 स्टेप्स में काम करेंगे। सबसे पहले हम अपने डेटा सेट को टोकनाइज करेंगे। ठीक है, टोकनाइज करने का मतलब है सिंपल शब्दों में बोला जाए तो हर वर्ड को अलग कर देंगे ताकि उसके ऊपर हम सेपरेट प्रोसेसिंग चला पाएँ। एक बार जब टोकनाइज कर देंगे उसके बाद हम वोकैबलरी फॉर्म करेंगे। बेसिकली हम ये पता करने की कोशिश करेंगे कि हमारे इस पूरे डेटा सेट में कितने यूनिक वर्ड्स हैं और हर यूनिक वर्ड को हम एक इंडेक्स प्रोवाइड करेंगे। एक बार जब वोकैबलरी बन जाएगी उसके बाद हम वर्ड्स को कन्वर्ट करेंगे टू न्यूमेरिकल इंडेसेस। बेसिकली वॉट के बदले वॉट का इंडेक्स आ जाएगा, इस के बदले इस का इंडेक्स आ जाएगा। ठीक है, सो ये 3 स्टेप्स अभी मेन है। तो टोकनाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, हम बहुत ही सिंपल टेक्निक यूज़ करेंगे। हम सिंपली स्प्लिट फंक्शन यूज़ कर लेंगे पाइथन का, जो सारे के सारे वर्ड्स को अलग अलग कर देता है स्पेस के बेसिस पे। सो लेट्स क्रिएट अ फंक्शन टोकनाइज। इसको एक टेक्स्ट मिलेगा और ये टेक्स्ट सिंपली रिटर्न, ये फंक्शन सिंपली रिटर्न करेगा टेक्स्ट डॉट स्प्लिट। ठीक है, मतलब अगर मैं इस फंक्शन को कॉल करूं और यहाँ पे मैं व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ फ्रांस भेज दूं तो कुछ ऐसा आउटपुट आपको मिलेगा। ठीक है, सारे के सारे वर्ड्स अलग हो गए। एक प्रॉब्लम यहाँ पे दिखाई दे रही है कि कुछ आपके पंक्चुएशन मार्क्स हैं, जैसे कि क्वेश्चन मार्क है। अब क्वेश्चन मार्क के आ जाने से क्या हो रहा है कि फ्रांस और फ्रांस के आगे अगर क्वेश्चन मार्क है तो ये दोनों वर्ड्स अलग अलग हो जाएंगे। तो ये मैं नहीं चाहता हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा प्री प्रोसेसिंग हम लोग कर लेते हैं। अ, अगर आप अपने डेटा सेट को थोड़ा सा स्कैन करो तो आपको दिखाई देगा कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं है इस डेटा सेट में। एक प्रॉब्लम ये है कि
यहाँ पे कैपिटल लेटर्स भी है, स्मॉल लेटर्स भी हैं। तो सभी चीज़ों को स्मॉल लेटर करना इज़ अ गुड आइडिया। तो हम टेक्स्ट डॉट लोअर कर लेते हैं और वापस उसको टेक्स्ट में ही स्टोर कर लेते हैं। ये फर्स्ट प्री प्रोसेसिंग हो गई। सेकेंड, आई डोंट वांट ये क्वेश्चन मार्क्स रहें, साथ ही साथ यहाँ पर अगर आप ध्यान दो तो कुछ क्वेश्चंस में इन्वर्टेड कॉमास भी हैं, वो भी मुझे नहीं चाहिए। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं दोनों ही चीज़ों को हटा देता हूँ। टेक्स्ट डॉट रिप्लेस, एंड आई वांट टू रिप्लेस क्वेश्चन मार्क्स विथ नथिंग, एंड आई वांट टू रिप्लेस इन्वर्टेड कॉमास विथ नथिंग। ये मेरा टोकनाइज फंक्शन बन गया। अब अगर मैं इसको कॉल करूँ तो दिस इज़ द आउटपुट। सब कुछ स्मॉल लेटर में आ रहा है, क्वेश्चन मार्क हट जा रहा है, इन्वर्टेड कॉमास हट जा रहे हैं। ठीक है। तो टोकनाइज करने का तो काम हमने कर लिया। अब हमें क्या करना है, हमें एक वोकैबलरी बनानी है। वोकैबलरी का मतलब हमें ये पता करना है कि हमारे इस पूरे के पूरे डेटा सेट में कितने यूनिक वर्ड्स हैं। सबसे पहले तो एक डिक्शनरी बनानी पड़ेगी जहाँ पे हम सारे के सारे वर्ड्स, यूनिक वर्ड्स और उनके इंडेक्सेस को स्टोर करेंगे। तो लेट्स क्रिएट अ डिक्शनरी बाय द नेम ऑफ वोकैब। और ये एक डिक्शनरी है ऑब्वियसली, और शुरू में तो ये ब्लैंक रहेगी, पर धीरे धीरे हम इसके अंदर वर्ड्स ऐड करते जाएंगे। इनफैक्ट व्हाट वी कैन डू इज, शुरू में हम यहाँ पर ऑलरेडी एक वर्ड ऐड कर सकते हैं, यू एन के बोल के। यू एन के का मतलब अननोन। सो फ्यूचर में अगर कभी ऐसा हुआ कि कोई ऐसा क्वेश्चन पूछा गया जहाँ पर कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो हमारे ट्रेनिंग डेटा सेट में नहीं थे, तो उन वर्ड्स को हम इस पर्टिकुलर टोकन से रिप्रेजेंट करेंगे और इसका इंडेक्स हम दे देते हैं 0। सो मेरा स्ट्रैटेजी ये है कि हम एक एक करके सारे के सारे क्वेश्चंस और आंसर्स को उठाएंगे, इसको उठाएंगे, इसको उठाएंगे, और चेक करते जाएंगे कि क्या इसमें कोई नया यूनिक वर्ड है कि नहीं। अगर नया यूनिक वर्ड है तो उसको हम डिक्शनरी में ऐड करते जाएंगे और एक नया इंडेक्स वैल्यू देते जाएंगे। लेट्स क्रिएट अ फंक्शन बाय द नेम ऑफ बिल्ड वोकैब। इसको पूरा का पूरा रो मिलेगा एज इनपुट, और हम प्रिंट कर रहे हैं रो का क्वेश्चन। ठीक है। और साथ ही साथ हम प्रिंट कर रहे हैं रो का आंसर। ठीक है। जस्ट एक बार देख रहे हैं ये सारी चीज़ सही से काम कर रही है कि नहीं। अब हम क्या करेंगे, हम पैंडास का अप्लाई फंक्शन कॉल करेंगे, वहाँ पे हम भेज देंगे बिल्ड वो कैप को, और एक्सेस इक्वल टू 1 रखेंगे ताकि पूरा का पूरा रो प्रोसेस हो। एंड यू कैन सी हर बार हम हर रो के पास जा रहे हैं, उसका क्वेश्चन भी प्रिंट कर रहे हैं और उसका आंसर भी प्रिंट कर रहे हैं। ठीक है। तो ये स्केलेटन कोड काम कर रहा है। अब हमें क्या करना है, हमें हर क्वेश्चन को उठाना है और उसको टोकनाइज करना है। सो व्हाट वी विल डू इज कि हम टोकनाइज फंक्शन को कॉल करेंगे और उसमें भेज देंगे क्वेश्चन को, और सिमिलरली हम टोकनाइज को कॉल करेंगे और उसमें भेज देंगे हमारे आंसर को, और पलट के जो आएगा उसको हम दो वेरिएबल्स में स्टोर कर लेंगे, टोकनाइज्ड क्वेश्चन, टोकनाइज्ड आंसर, और हम प्रिंट कर देंगे दोनों को। ठीक है। अब अगर मैं फिर से इस कोड को रन करूं तो कोड फट गया, बिकॉज यहाँ पे टोकनाइज्ड नहीं है। अब रन करते हैं एंड यू कैन सी दिस इज द आउटपुट। हमारा क्वेश्चन भी टोकनाइज हो रहा है, हमारा आंसर भी टोकनाइज हो रहा है। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों लिस्ट को मर्ज कर देंगे। मर्ज्ड टोकन्स इज इक्वल टू टोकनाइज्ड क्वेश्चन प्लस टोकनाइज्ड आंसर, और हम मर्ज टोकन को प्रिंट करेंगे। इससे क्या होगा, एक सिंगल लिस्ट में सब कुछ प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे फ्रांस और पेरिस एक ही लिस्ट में आ जाएगा। ये देखो, ये एक सिंगल लिस्ट बन गई। अब मैं क्या करूँगा, इस लिस्ट के ऊपर लूप चलाऊंगा, फॉर टोकन इन मर्ज्ड टोकन। अब मैं क्या करूँगा, मैं हर टोकन को पकड़ रहा हूँ, जैसे फर्स्ट टाइम मैं इस वॉट को पकड़ रहा हूँ, और मैं चेक करूँगा इफ टोकन नॉट इन वो कैब, ऊपर हमने जो डिक्शनरी डिफाइन की, अगर इसके अंदर नहीं है तो हम उसको ऐड कर देंगे डिक्शनरी में। सो वी विल राइट वो कैब का टोकन और
वॉट ऐड होगा और हमें उसको एक इंडेक्स देना है। इंडेक्स हो जाएगा करेंट लेंथ ऑफ वोकैब। जैसे मान लो वॉट हमें ऐड करना है, तो वॉट का इंडेक्स क्या होना चाहिए? जो करेंट लेंथ है 1, तो वोकैब वॉट का आ जाएगा इंडेक्स वैल्यू 1। ठीक है, और यहाँ पे अब दो आइटम्स आ जाएंगे। फिर इज आएगा, तो इज का इंडेक्स वैल्यू कैसे डिसाइड होगा? करेंट लेंथ ऑफ वोकैब विच इज़ 2। ऐसे करके हम सारा डिफाइन करते जाएंगे। एंड दैट्स इट गाइस, दिस इज़ द कोड। इसको अगर हम रन करें, एंड या नाउ इफ आई शो यू, ये रहा वोकैब। देखो, वॉट आ गया 1 पे, इज आ गया 2 पे, द कैपिटल ऑफ फ्रांस, ये सब यूनिक वर्ड्स आ गए। अगर आपको पता करना है टोटल यूनिक कितने वर्ड्स हैं आपके पूरे डेटा सेट में, आपको सिंपली लेंथ निकाल लेना है। 324 यूनिक वर्ड से मिलके बनाया आपका पूरा डेटा सेट। तो हमने वोकैबलरी बिल्ड कर ली। अब हम इस वोकैबलरी के बेसिस पे अपने पूरे के पूरे डेटा सेट को इंडेसेस में कन्वर्ट करेंगे। अब टेक्स्ट को इंडेसेस में कन्वर्ट करने के लिए भी हम लोग एक फंक्शन बनाएंगे। लेट्स कॉल दिस फंक्शन टेक्स्ट टू इंडेसेस। इसको हम लोग दो इनपुट्स देंगे। एक हम एक सेंटेंस देंगे जिसको हमें इंडेसेस में कन्वर्ट करना है, और सेकंड हम अपना वोकैबलरी देंगे जिसके बेसिस पे कन्वर्जन होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक नया वेरिएबल बना लेंगे इंडेक्स्ड टेक्स्ट बोल के, जिसके अंदर हम फाइनली अपना इंडेक्स्ड वर्जन ऑफ द टेक्स्ट स्टोर करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले एक लूप चलाएंगे फॉर टोकन इन टेक्स्ट। टोकनाइज्ड को कॉल करेंगे, टोकनाइज्ड टोकनाइज टोकनाइज को कॉल करेंगे। हमारा फंक्शन जो है उसको टेक्स्ट दे देंगे, वो पलट के एक लिस्ट देगा, उस लिस्ट के ऊपर हम लूप चला रहे हैं। सो बेसिकली एक एक करके हम उस सेंटेंस के हर वर्ड को उठा रहे हैं, और हम ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि इफ़ दिस पर्टिकुलर वर्ड इज प्रेजेंट इन द वोकैबलरी, देन व्हाट आई वांट इज, मुझे उस पर्टिकुलर वर्ड का इंडेक्स चाहिए, जो कि मैं ऐसे रिट्रीव करूंगा, और उस इंडेक्स को मैं अपने इंडेक्स्ड टेक्स्ट वाली लिस्ट में अपेंड करता जाऊंगा। सो अगर मेरे सेंटेंस में जो वर्ड है वो वोकैबलरी में प्रेजेंट है, तो मैं वोकैबलरी डिक्शनरी से उसका इंडेक्स लाके ऐड कर रहा हूँ। अगर मान लो वो पर्टिकुलर वर्ड हमारी वोकैबलरी में प्रेजेंट नहीं है, तो हमें क्या करना है, उसको रिप्लेस कर देना है अननोन टोकन के इंडेक्स से। तो हम लिखेंगे ये कोड, टोकन के बदले आ जाएगा अननोन, और ये फंक्शन फाइनली हमें रिटर्न कर देगा इंडेक्स्ड टेक्स्ट। दिस इज द फंक्शन। अब देखो, अगर मैं इसको कॉल करूं टेक्स्ट टू इंडेसेस को, और यहाँ पे मैं एक टेक्स्ट भेजूं, व्हाट इज कैंपस एक्स, और अपना वो कैब भेजूं, तो दिस इज द आउटपुट। देखो, व्हाट के बदले आ रहा है 1, इस के बदले आ रहा है 2, और कैंपस एक्स के बदले आ रहा है 0। अगर आप अपनी वोकैबलरी वाली डिक्शनरी को प्रिंट करो, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हो क्या रहा है। व्हाट का इंडेक्स है 1, इसका इंडेक्स है 2, और कैंपस एक्स हमारी वोकैबलरी में नहीं था, तो उसको हमने रिप्लेस कर दिया अननोन से, इसलिए आ रहा है 0। तो ये जो फंक्शन है ये प्रॉपरली काम कर रहा है। अब हमें क्या करना है, हमें अपने डेटा सेट के हर रो में जाना है, हर क्वेश्चन को उठाना है, हर आंसर को उठाना है, और उसको इस तरीके से न्यूमेरिकल इंडिसेस में कन्वर्ट करना है। और ये करने के लिए हम हेल्प लेंगे डेटा सेट एंड डेटा लोडर क्लासेस की। तो सबसे पहले हम लोग इंपोर्ट कर लेते हैं टॉर्च को, और टॉर्च के अंदर से लेट्स इंपोर्ट डेटा सेट एंड डेटा लोडर क्लासेस। अब यहाँ पे हम लोग एक नई क्लास बनाएंगे। हमारे क्लास को हम बुला रहे हैं QA डेटा सेट, और ये इनहेरिट करेगी डेटा सेट क्लास से। यहाँ पे हमें 3 मेथड्स बनाने हैं। ये आप कई बार कर चुके हो, तो काफ़ी आइडिया लग चुका है आपको। सेकंड, लेंथ वाली क्लास बनानी है, और थर्ड आपको गेट आइटम वाली क्लास बनानी है। सो कंस्ट्रक्टर में हमें दो चीज़ें मिलेंगी, हमें हमारा पूरा डेटा सेट मिलेगा, और हमें हमारी वोकैबलरी मिलेगी, और हम इन दोनों को स्टोर कर लेंगे लाइक दिस। ठीक है, यहाँ पे हमें बहुत सिंपली बस ये बताना है कि हमारे डेटा सेट का लेंथ कितना है। तो यहाँ पे हम रिटर्न करेंगे
सेल्फ डॉट डी एफ डॉट शेप का 0। मेन काम यहाँ पर है गेट आइटम में, यहाँ पे हमें एक इंडेक्स बताया जाएगा कि हमें कौन सा पर्टिकुलर क्वेश्चन चाहिए। हम उस क्वेश्चन को पहले डेटा सेट से निकालेंगे। उसके लिए हमें लिखना पड़ेगा डी एफ डॉट लॉक, एक्चुअली सेल्फ डॉट डी एफ डॉट लोकेशन। इनफैक्ट लॉक के बदले आई लॉक कर सकते हैं हम लोग, और यहाँ पे हम वो इंडेक्स पोजीशन दे देंगे। इससे हमें हमारा क्वेश्चन मिल जाएगा और इसी से हमें हमारा आंसर भी मिल जाएगा। जैसे मान लो इंडेक्स का वैल्यू है 5, तो इस कोड से हमें हमारा पांचवा क्वेश्चन और इस कोड से हमें हमारा पांचवा आंसर मिल जाएगा। बट ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, हमें इसको न्यूमेरिकल इंडिसेस में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, हमने जो फंक्शन बनाया है टेक्स्ट टू इंडिसेस, हम उसको कॉल करेंगे और इसको दो चीज़ें चाहिए होंगी, आपका टेक्स्ट विच इज़ योर क्वेश्चन और आंसर, और आपकी वोकैबलरी। तो आप यहाँ पे दो चीज़ें पास करोगे, ये आपने अपना टेक्स्ट पास कर दिया और आप यहाँ पे सेल्फ डॉट वोकैब पास करोगे, और ये सेम कोड आप यहाँ पे रिपीट करोगे अपने आंसर के लिए, और यहाँ पे आप सेल्फ डॉट वोकैब भेजोगे। यहाँ पे आप लिखोगे इंडेक्स्ड या न्यूमेरिकल क्वेश्चन, और यहाँ पे आप लिखोगे न्यूमेरिकल आंसर। ठीक है, तो ये आपको लिस्ट में तो मिल गया। अब बस एक प्रॉब्लम है कि इस लिस्ट को हमें टेंसर में कन्वर्ट करना है। हम रिटर्न करेंगे टॉर्च डॉट टेंसर, और हम इस लिस्ट को कन्वर्ट कर रहे हैं इनटू टेंसर, और हम इसको भी कन्वर्ट कर रहे हैं इनटू टेंसर। ठीक है, क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, लेट्स कॉल इट डेटा सेट। डेटा सेट इज़ एन ऑब्जेक्ट ऑफ क्यू ए डेटा सेट क्लास, और इस क्लास को बनाने के लिए हमें अपना डेटा फ्रेम भेजना है और अपना वोकैबलरी भेजना है। अगर आप डेटा सेट का मान लो ज़ीरोथ आइटम निकालना चाहो, ये रहा आपका ज़ीरोथ आइटम, ये है आपका पहला क्वेश्चन, ये रहा आपका पहला आंसर, सब न्यूमेरिकल इंडिसेस में। ये है हमारा दूसरा क्वेश्चन, ये है हमारा 10वां क्वेश्चन। ठीक है, तो जो हम अचीव करना चाहते थे वो हमने कर लिया। अब बस हमें क्या करना है, एक डेटा लोडर ऑब्जेक्ट बनाना है। डेटा लोडर बोल के हम एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, डेटा लोडर क्लास का ये ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे हम सबसे पहले अपना डेटा सेट भेज रहे हैं। बैच साइज, सिंस डेटा सेट बहुत छोटा है, मैं 1 रख रहा हूँ। बेसिकली हर बैच में एक क्वेश्चन आंसर होगा। ठीक है, और इससे एक और फ़ायदा ये है कि हमें पैडिंग करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज पैडिंग आपको तब करनी पड़ती है जब आप एक बैच में एक से ज़्यादा टेक्सचुअल डेटा को प्रोसेस कर रहे हो और हर टेक्सचुअल डेटा का शेप, आई मीन नंबर ऑफ वर्ड्स अलग होते हैं। यहाँ पे सिंस हर बैच में सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, तो फिर इट डज़ नॉट मैटर पैडिंग करो या ना करो। ठीक है, और साथ ही साथ हम शफल भी ट्रू कर देंगे, और ये बन गया हमारा डेटा लोडर ऑब्जेक्ट। नाउ व्हाट वी कैन डू इज आई कैन एक्चुअली लूप फॉर क्वेश्चन आंसर इन डेटा लोडर प्रिंट क्वेश्चन आंसर। ये हमारा पूरा का पूरा डेटा, ये देखो लूप थ्रू कर रहे हैं हम। ठीक है, हमारा डेटा लोडर बन गया। अब हमें अपना आरएनएन का आर्किटेक्चर डिज़ाइन करना है। अब गाइज आरएनएन का आर्किटेक्चर कोड करने के पहले मैं आपको एक बार दिखाना चाहूँगा कि हमारा जो आरएनएन है उसका आर्किटेक्चर होगा कैसा। हमारा जो आरएनएन है उसका स्ट्रक्चर ये होगा कि उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल एक इनपुट लेयर होगा, एक हिडन लेयर होगा और एक आउटपुट लेयर होगा, और ऑब्वियसली ये हिडन लेयर खुद को फीडबैक दे रहा होगा। ठीक है, अब ध्यान देने की बात क्या है कि जो इनपुट लेयर है उसमें 50 न्यूरॉन्स होंगे। 50 न्यूरॉन्स क्यों होंगे, बिकॉज हम हमारे हर वर्ड को एम्बेडिंग्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, और जो एम्बेडिंग है, एज इन जो एम्बेडिंग वेक्टर है, उसका डायमेंशन हम 50 रखने वाले हैं। तो हम एक बार में यहाँ पे एक वर्ड भेजेंगे विच विल बी अ वेक्टर ऑफ 50 डायमेंशन। तो उन 50 डायमेंशंस को रिसीव करने के लिए हमारा जो इनपुट लेयर है उसमें 50 न्यूरॉन्स होंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा जो हिडन लेयर है उसमें हम 64 न्यूरॉन्स रखेंगे। ठीक है, अब ये डिज़ाइन चॉइस है, आप यहाँ पे 128 256 कितना भी रख सकते हो, दिस इज़ अ हाइपर पैरामीटर, तो दैट इज़ बाय ये आपके कंट्रोल में है। हम फिलहाल 64 रखेंगे। एंड लास्टली हमारा जो आउटपुट न्यूरॉन है, यहाँ पे हम 324 न्यूरॉन्स रखेंगे। 324 न्यूरॉन्स हम इसलिए रखेंगे बिकॉज जितने हमारे वोकैबलरी में वर्ड्स हैं
हर वर्ड के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे एक न्यूरॉन रखना चाहते हैं। सो जैसे ही हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे फीड होगा, तो जो आंसर निकल के आएगा वो आंसर भी हमारी वोकैबलरी का पार्ट है, राइट। तो होगा क्या कि 324 न्यूरॉन्स होंगे, हर न्यूरॉन के अगेंस्ट एक प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, और जिसके अगेंस्ट हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी होगी वो पर्टिकुलर वर्ड हमारा आंसर होगा, दैट इज़ वाई। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया। दिस बिकम्स लाइक काइंड ऑफ दिस बिकम्स अ मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम। ठीक है, तो दिस इज गोइंग टू बी द आर्किटेक्चर। ऑल्सो ये जो एम्बेडिंग्स हम जनरेट करेंगे, ये एम्बेडिंग्स भी हम अपने न्यूरल नेटवर्क की हेल्प से ही जनरेट करेंगे। मतलब हम अपने आरएनएन के जस्ट पहले एक एम्बेडिंग लेयर लगा देंगे, और एम्बेडिंग्स हमारे ट्रेनिंग प्रोसेस का पार्ट हो जाएंगे। ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में मैंने पहले आपको बता रखा है। आई एम श्योर आपने हमारा डीप लर्निंग वाला प्लेलिस्ट देखा है, वहाँ पे हमने ये एम्बेडिंग लेयर के बारे में बहुत डीपली डिस्कस किया था। सो नाउ दैट यू अंडरस्टैंड द आर्किटेक्चर, लेट्स कोड दिस। सबसे पहले हमें एन एन मॉड्यूल को इंपोर्ट करना है टॉर्च के अंदर से। सो हमने इंपोर्ट कर लिया। अब हम एक क्लास बनाएंगे, क्लास का नाम रख लेते हैं सिंपल आर एन एन, और ये इनहेरिट करेगा एन एन डॉट मॉड्यूल से। यहाँ पे हमें दो मेथड्स लिखने हैं, एक हमारा कंस्ट्रक्टर होगा और एक हमारा फॉरवर्ड पास होगा। सबसे पहले कंस्ट्रक्टर पे फोकस करते हैं। सो कंस्ट्रक्टर को अपना काम करने के लिए सिर्फ एक चीज़ चाहिए, वोकैबलरी का साइज़। बेसिकली हमारी वोकैबलरी में कितने वर्ड्स हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को कॉल करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे अपना आर्किटेक्चर बिल्ड करेंगे। तो सबसे पहले हमें अपना एम्बेडिंग लेयर बनाना है, तो उसके लिए आप एन एन डॉट एम्बेडिंग को कॉल करोगे। यहाँ पे आपको दो चीज़ें बतानी है। फर्स्ट, आपका वोकैबलरी साइज़ क्या है, वो आपको मिल गया है ऊपर। और सेकंड, आपको ये बताना है आपका जो एम्बेडिंग वेक्टर है उसका डायमेंशन क्या होगा। एम्बेडिंग डायमेंशन हो जाएगा 50, ये हमने चूज़ किया है, आप ज़्यादा कम कर सकते हो। और इसको हम एक वेरिएबल में डाल देंगे सेल्फ डॉट एम्बेडिंग बोल के। उसके बाद हमें हमारा आर एन एन लेयर ऐड करना है, तो उसके लिए हम एन एन डॉट आर एन एन को कॉल करेंगे। यहाँ पे आपको बताना है कि इनपुट में आपको कितने कनेक्शंस मिलेंगे। तो सिंस एम्बेडिंग लेयर से आपको इनपुट मिल रहा है, तो 50 कनेक्शंस आपको बनाने हैं, और हमारे हिडन लेयर में 64 न्यूरॉन्स होने वाले हैं। और इसको हम लोग एक वेरिएबल में स्टोर कर देंगे सेल्फ डॉट आर एन एन बोल के। एंड लास्टली हमें एक आउटपुट लेयर बनाना है। सो इट वुड बी अ लीनियर लेयर। इसको इनपुट में 64 कनेक्शंस मिलेंगे, और इस लेयर में होंगे वो कैब साइज जितने न्यूरॉन्स, विच इज़ 324। और इसको हम लोग एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं सेल्फ डॉट फुली कनेक्टेड लेयर। और अब ये पास हम लोग हटा देते हैं, एंड दिस इज गोइंग टू बी द आर्किटेक्चर दैट वी आर गोइंग टू यूज़। अब एक चीज़ आपने यहाँ पे नोटिस की होगी कि मैंने यहाँ पे मल्टीपल लेयर्स तो ऐड किए हमारे न्यूरल नेटवर्क में, बट मैंने इन सारे लेयर्स को क्लब करके एक सीक्वेंशियल कंटेनर में नहीं डाला, जैसा मैं अभी तक करते आ रहा था इस पूरे प्लेलिस्ट में। उसके पीछे एक बहुत सॉलिड रीज़न है, और वो रीज़न मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। सो व्हाट आई विल डू इज़ कि अभी मैं मैन्युअली एक सिंगल डेटा पॉइंट इस आर्किटेक्चर में भेजूंगा, और मैं आपको दिखाऊंगा कि उस डेटा पॉइंट के साथ हो क्या रहा है। सो अगर आपको याद होगा, ऊपर हमने डेटा सेट ऑब्जेक्ट बना रखा है, और डेटा सेट ऑब्जेक्ट में आप कोई भी इंडेक्स पोजीशन देके वो डेटा पॉइंट एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। जैसे अगर मुझे फर्स्ट क्वेश्चन चाहिए तो आई कैन एक्सट्रैक्ट दिस, राइट। अब देखो मैं क्या करता हूँ, मैं ये लेयर्स मैन्युअली बाहर क्रिएट कर रहा हूँ। सो व्हाट आई विल डू इज एक्स बोल करके आई एम क्रिएटिंग दिस लेयर, और यहाँ पे वो कैप साइज में मैं मैन्युअली 324 भेज रहा हूँ। अब मैं क्या करूँगा, इस लेयर के अंदर मैं इस पर्टिकुलर डेटा सेट का ये क्वेश्चन भेजूंगा। आप देखना आउटपुट क्या होता है। सो हमें सिर्फ क्वेश्चन चाहिए, आंसर नहीं चाहिए। तो आई कैन सिंपली राइट डेटा सेट 0 का 0, इससे हमें सिर्फ हमारा क्वेश्चन वाला टेंसर मिल रहा है। सो आई विल कॉपी दिस एंड आई विल सेंड इट हेयर, और आउटपुट में देखो क्या मिलेगा आपको। आउटपुट में आपको एक टेंसर मिल रहा है। अब अगर आप इस टेंसर का शेप निकालो, तो फिर आपको चीज़ें समझ में आने लगेंगी। इस टेंसर का शेप है 6,50। इसका मतलब इसके अंदर 6 वेक्टर्स हैं, हर वेक्टर का साइज 50 डायमेंशन का है। अब अपना सेंटेंस देखो, आप आपके फर्स्ट क्वेश्चन में 6 वर्ड्स हैं। आपने क्या किया, हर वर्ड को उठाया और उसको एक 50 डायमेंशनल वेक्टर में कन्वर्ट कर दिया। तो आई रियली होप आपको समझ में आ रहा है
कि ये एम्बेडिंग लेयर क्या कर रहा है। ये आपके हर वर्ड को एक 50 डायमेंशनल लेयर में कन्वर्ट कर रहा है। एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लो हम 10th क्वेश्चन उठाते हैं। सो 10th क्वेश्चन में भी 6 वर्ड्स ही हैं। ये है 15th क्वेश्चन और इसमें कितने वर्ड्स हैं? 3, 6, 8। अब अगर मैं यहाँ पे 15th लिखूँ तो आई होप आप बता पाओगे शेप क्या है। शेप है 8,50। बेसिकली 8 वेक्टर्स, ईच वेक्टर इज ऑफ द शेप 50 डायमेंशन। सो ये हमने फर्स्ट लेयर से पास करके देख लिया अपना डेटा। अब हम सेकेंड लेयर बनाते हैं। सेकेंड लेयर होगा ये एन एन डॉट आर एन एन। अब यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है। हम क्या करेंगे, जो भी एक्स से आउटपुट निकल के आया उसको हम ए बुला रहे हैं। सो ए इज बेसिकली योर सेट ऑफ वेक्टर्स। अब हम क्या करेंगे, वाई के अंदर ए को भेज देंगे। ठीक है। ऑल्सो अब मैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ ही काम करना चाहता हूँ बिकॉज फर्स्ट क्वेश्चन में सिर्फ 6 वर्ड्स हैं। सो ए मेरे पास फिलहाल ये है, दिस इज ए, सेट ऑफ 6 वेक्टर्स, ईच वेक्टर 50 डायमेंशन का। ठीक है। ये मेरा आर एन एन है और अब मैं वाई के अंदर ए को भेज रहा हूँ। ये देखो हमारे पास आउटपुट क्या आया है। अब अगर आप ध्यान दोगे तो ये एक टपल है और उस टपल के अंदर आपको फर्स्ट ऑफ ऑल एक सिक्स एक 2D टेंसर दिखाई देगा। इसमें दो आइटम्स हैं बाय द वे। एक ये बड़ा सा 2D टेंसर है और फिर एक टेंसर और है। सो अगर मैं इस पूरे के पूरे टपल का जीरोथ आइटम को निकालूं तो ये है वो जीरोथ आइटम। और इसका अगर मैं शेप निकालूं तो ये शेप है 6,64। और अगर मैं सेकेंड आइटम को निकालूं तो वो है 1,64। अब यहाँ पे आपको चीज़ें ट्रिकी लग सकती हैं बट ट्रस्ट मी, अगर आपको आरएनएन का थ्योरी पता है तो आप बहुत आसानी से समझ लोगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है। सो हो क्या रहा है कि हमारे पास एक आरएनएन है और हम इसमें एक सेंटेंस भेज रहे हैं जिसमें 6 वर्ड्स हैं। तो सबसे पहले 1 जा रहा है, फिर 2 जा रहा है, फिर 3, फिर 4, फिर 5 एंड फाइनली 6। और यहाँ से हमारा फाइनल आउटपुट आ रहा है। ठीक है। तो इसको आप O1 बुला सकते हो, इसको आप O2 बुला सकते हो, इसको आप O3 बुला सकते हो, इसको आप O4, इसको O5 और इसको O6 बुला सकते हो। तो हो क्या रहा है, ये जो आपको फर्स्ट बड़ी सी चीज़ दिखाई दे रही है जहाँ पे आपको 6,64 का आउटपुट मिल रहा है, ये जो आपको बड़ी सी चीज़ दिखाई दे रही है ये एक्चुअली कॉम्बिनेशन है O1, O2, O3, O4, O5 और O6 का। बेसिकली जितने भी इंटरमीडिएट स्टेजेस में आपके आउटपुट्स हैं आपको वो सब भी मिल रहे हैं। इनको आप हिडन स्टेट्स बुला सकते हो। और जो आपको ये लास्ट में मिल रहा है एक सिंगल, वो आपका फाइनल आउटपुट है। दैट इज़ वाई आप नोटिस करोगे कि ये पूरी चीज़ और ये पूरी चीज़ सेम है बिकॉज ये जो अलग से है ये वाला, दिस इज़ नथिंग बट O6। और ये जो पूरी चीज़ है ये O1 से लेके O6 तक है। तो इसको हम बुला सकते हैं हमारे आरएनएन का हिडन स्टेट्स और इसको हम बुला सकते हैं हमारे आरएनएन का फाइनल आउटपुट। तो आपने ये सीखा कि जो आरएनएन होता है या जो आरएनएन लेयर होता है, जब आप उसमें अपना इनपुट भेजते हो तो आरएनएन दो आउटपुट्स देता है आपको। एक आपको सारे के सारे हिडन स्टेट्स देता है O1 से लेके O6 तक और एक आपको अलग से O6 निकाल के देता है जो आपका फाइनल आउटपुट है। इसीलिए हम सीक्वेंशियल लेयर यहाँ पे यूज़ नहीं कर पा रहे, सीक्वेंशियल कंटेनर यहाँ पे यूज़ नहीं कर पा रहे बिकॉज सीक्वेंशियल कंटेनर पूरे टाइम ये एक्सपेक्ट करता है कि एक लेयर से एक आउटपुट निकल के अगले लेयर में जाएगा, अगले लेयर से एक आउटपुट निकल के उसके अगले लेयर में जाएगा। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, सेल्फ डॉट एम्बेडिंग से तो एक आउटपुट निकल रहा है विच इज़ फाइन, जो हम एन एन डॉट आर एन एन में भेज रहे हैं। बट एन एन डॉट आर एन एन से दो आउटपुट्स निकल रहे हैं जो अब हमें अगले लेयर के पास भेजने पड़ रहे हैं। एन एन डॉट सीक्वेंशियल हमें ये अलाउ नहीं करता। एन एन डॉट सीक्वेंशियल में हमेशा हर लेयर से एक ही आउटपुट निकलना चाहिए, जिसकी वजह से हम यहाँ पे एन एन डॉट सीक्वेंशियल यूज़ नहीं करेंगे। इनफैक्ट हमें मैनुअल कोड लिखना पड़ेगा पूरे के पूरे फॉरवर्ड पास का। अब एक काम करते हैं, मैं आपको आर एन एन का आउटपुट फुली कनेक्टेड लेयर में भेज के भी दिखाता हूँ। सो ये है हमारा फाइनल आउटपुट। इसको भी एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं, b इज इक्वल टू वॉट एवर। और अब एक नया लेयर बनाते हैं z बोल के, और वो लेयर होगा हमारा ये लीनियर लेयर। यहाँ पे भी वो कैप साइज के बदले आई विल प्रोवाइड 324। और अब मैं क्या करूँगा, z में भेज दूंगा b को एंड यू कैन सी इससे आपको फाइनल आपका आउटपुट टेंसर मिलेगा। और आई गेस आप इसका शेप गेस कर पा रहे हो। इसका शेप है 1,324।
बेसिकली फॉर ईच वर्ड इन योर वोकेबलरी यू आर गेटिंग अ प्रोबेबिलिटी, और आप उस वर्ड को सेलेक्ट करोगे जिसका प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है, वही आपका आंसर होने वाला है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यहाँ पे सीक्वेंशियल कंटेनर क्यों नहीं यूज़ किया, और अब अगर हम सीक्वेंशियल कंटेनर यूज़ नहीं कर रहे हैं तो व्हाट इज़ द अदर ऑप्शन। द अदर ऑप्शन इज़ कि आप मैनुअल फॉरवर्ड पास लिखोगे। सो हमें करना क्या है, फॉरवर्ड पास में हमें एक क्वेश्चन दिया जाएगा जैसे हमने यहाँ पे दिया, ये डेटा सेट 0 0, तो एक क्वेश्चन हमारे पास आएगा, या सेट ऑफ क्वेश्चंस भी आ सकते हैं अगर आप मल्टीपल क्वेश्चंस भेज रहे हो बैच में। फिलहाल हम बैच कंसिडर करके नहीं चल रहे हैं। हम क्या करेंगे, उस क्वेश्चन को भेजेंगे सेल्फ डॉट एम्बेडिंग लेयर में, और उससे हमें हमारे हर वर्ड की एम्बेडिंग मिल जाएगी। तो लेट्स कॉल दिस एम्बेडेड क्वेश्चन। अब हम इस एम्बेडेड क्वेश्चन को भेजेंगे हमारे आर एन एन लेयर में। अब यहाँ से हमें दो आउटपुट मिलेंगे, एक सारे के सारे हिडन स्टेट्स, और एक हमारा फाइनल हिडन स्टेट या फाइनल आउटपुट। ठीक है, हमें इस फाइनल वाले को यूज़ करना है। तो फाइनल स्टेप में हम क्या करेंगे, हम सेल्फ डॉट फुली कनेक्टेड लेयर में फाइनल को भेज देंगे, और इससे हमें जो आउटपुट मिलेगा वो हमारा फाइनल आउटपुट है, और उसको हम रिटर्न कर देंगे। दिस इज़ आर क्लास। तो आई होप आपको आर्किटेक्चर भी समझ में आ गया, और पूरा का पूरा डेटा का जो फ्लो रहने वाला है वो भी समझ में आ गया। सो मॉडल का आर्किटेक्चर तो हमने बना लिया। अब हमें अपना ट्रेनिंग लूप लिखना है, बट उसके पहले हमें अपने कुछ इंपॉर्टेंट वेरिएबल सेट कर लेने चाहिए, जैसे कि लर्निंग रेट कितना होगा। मेरे एक्सपेरिमेंट में इस प्रॉब्लम में 0.01001 इज़ अ गुड लर्निंग रेट। फ़िलहाल हम इसको 20 ईपॉक्स पे ट्राई करेंगे। उसके बाद मॉडल का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे हमारे सिंपल आर एन एन क्लास का। हम लिखेंगे मॉडल इज़ इक्वल टू सिंपल आर एन एन। यहाँ पे हमें वोकेबलरी का साइज़ बताना है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे लेंथ ऑफ वोकैब। ऊपर हमने जो वोकैब डिक्शनरी बनाई है, ये बन गया हमारा मॉडल। मैं अभी इसको जीपीयू पे नहीं लेके जा रहा, बिकॉज आप थोड़ी देर में नोटिस करोगे बहुत ही छोटा डेटा सेट है और बहुत जल्दी ट्रेन हो जाता है सीपीयू के ऊपर भी, तो जीपीयू पे ले जाने की ज़रूरत नहीं है। और अब हमें अपना लॉस एंड ऑप्टिमाइज़र सेट करना है। तो पहले एक बार लॉस सेट कर लेते हैं। सो हम यूज़ करेंगे क्रॉस एंट्रोपी लॉस। लेट्स सेट दिस इन अ वेरिएबल कॉल्ड क्राइटेरिया। ऑप्टिमाइज़र में हम लोग एडम यूज़ करेंगे, सो टॉर्च डॉट ऑप्टिम डॉट एडम। यहाँ पे हम मॉडल डॉट पैरामीटर्स पास कर देंगे, और यहीं पर हम अपना लर्निंग रेट सेट कर देंगे जो कि होगा लर्निंग रेट के बराबर, और इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे। लेट्स कॉल इट ऑप्टिमाइज़र, एंड वी आर डन। नाउ वी आर रेडी टू राइट आर ट्रेनिंग लूप। सो सबसे पहले हम लोग एक लूप चलाएंगे फॉर ईपॉक इन रेंज ऑफ ईपॉक्स। बेसिकली 20 बार ये लूप चलेगा, और इस लूप के अंदर हम एक दूसरा लूप चलाएंगे। उसके पहले हम लोगों को लॉस मेजर करना है, तो एक टोटल लॉस बोल के हम लोग वेरिएबल बना लेंगे, और हर आउटर लूप के अंदर हम उसको एक बार ज़ीरो से इनिशियलाइज कर देंगे। अब अंदर वाले लूप हम डेटा लोडर के ऊपर चलाएंगे। सो फॉर क्वेश्चन कॉमा आंसर इन डेटा लोडर, ऊपर जो हमने डेटा लोडर बनाया था, बेसिकली एक बार में एक बैच निकाल के ला रहे हैं और हर बैच में एक क्वेश्चन है। अब यहाँ पे आपको पता है क्या करना है। सबसे पहले आपको ग्रेडियंट्स क्लियर करने हैं। ऑप्टिमाइज़र डॉट ज़ीरो ग्रेड को कॉल करोगे, उसके बाद आप फॉरवर्ड पास चलाओगे। सो मॉडल के अंदर आप अपने क्वेश्चन को भेज दोगे, इससे आपको आपका आउटपुट मिलेगा, या प्रिडिक्शन बोल सकते हो आप। अब आप इस प्रिडिक्शन की हेल्प से लॉस कैलकुलेट करोगे, तो आप लिखोगे क्राइटेरियन, यहाँ पे आप भेज दोगे अपना आउटपुट और जो आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, इन दोनों की हेल्प से लॉस कैलकुलेट हो रहा है, और इसको आप एक वेरिएबल में स्टोर कर दोगे लॉस। उसके बाद आप ग्रेडियंट्स कैलकुलेट करोगे। सो यू विल राइट लॉस डॉट बैकवर्ड। उसके बाद आप ग्रेडियंट्स को अपडेट करोगे विद द हेल्प ऑफ योर ऑप्टिमाइज़र, ऑप्टिमाइज़र डॉट स्टेप। एंड फाइनली आप लॉस को अपडेट करोगे। सो
टोटल लॉस विल बी इक्वल टू जो भी अभी तक टोटल लॉस के अंदर है प्लस जो करंट लॉस वैल्यू है, लॉस डॉट आइटम, एंड दैट्स इट। अब हम हर बाहर वाले लूप में बस एक बार प्रिंट करते जाएंगे कि टोटल लॉस हुआ कितना। सो वी कैन यूज़ एफ स्ट्रिंग्स। सो वी वुड राइट इपॉक कौन सा चल रहा है, इपॉक विल बी करेंट इपॉक जो भी है +1, और उस इपॉक में लॉस कितना है, टोटल लॉस अप टू 4 डेटा पॉइंट्स, एंड या दिस इज़ आवर ट्रेनिंग लूप। ठीक है, एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। हर बार हम ग्रेडियंट को क्लियर कर रहे हैं, फॉरवर्ड पास, लॉस, ग्रेडियंट कैलकुलेशन, ग्रेडियंट अपडेट, लॉस अपडेट एंड प्रिंट। ठीक है, ये कोड सही लग रहा है, एक बार चलाते हैं। एंड ओके, वी हैव गॉट सम एरर। सो इट सेज एक्सपेक्टेड टारगेट साइज 1,3 गॉट 1,1। ओके, सो प्रॉब्लम ये है कि हमारा जो डेटा लोडर है उसमें जो आंसर है वो एक 2D टेंसर है। इट शुड बी अ 1D टेंसर। सो अगर मैं इसका ज़ीरो निकालूं, हाँ, नाउ इट बिकम्स 1D। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे सिंपली आंसर का ज़ीरो कर देते हैं और अब रन करते हैं। ओके, स्टिल यहाँ पे तो 1 आ गया। एक्सपेक्टेड टारगेट साइज 1,324 गॉट 1। एक बार इस कोड को डीबग करना पड़ेगा। सो गाइज, इस कोड को डीबग करने में थोड़ी मेहनत लगी मुझे। मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पे इशू क्या हो रहा है। सो हमें क्या करना है, हमें इस स्टेप में लॉस कैलकुलेट करना है। ठीक है, लॉस कैलकुलेट करने का मतलब क्या है कि हमारे मॉडल ने जो आंसर दिया और ट्रूली जो आंसर है, हमें इन दोनों के बीच में कंपैरिजन करना है। बट ये कंपैरिजन तभी पॉसिबल है जब आपके आउटपुट का शेप ये हो 1,324, बेसिकली वन क्वेश्चन और उसका आंसर इज गिवन इन 324 नंबर्स। बेसिकली आपके वोकेबलरी के हर वर्ड के अगेंस्ट एक प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो ये फॉर्मेट में होना चाहिए, एंड आपका जो आंसर है वो इस फॉर्मेट में होना चाहिए, एक क्वेश्चन का एक सिंगल आंसर, बेसिकली अ स्केलर। ठीक है, अब हमारा क्या प्रॉब्लम हो रहा है कि ये शेप हमारा सही से नहीं आ रहा है। सो आई कैन शो इट टू यू। ये जो आउटपुट है हमारा, जो हमारे मॉडल ने आंसर दिया, अगर आप इसका शेप निकालो इस पॉइंट पे और इसको अगर आप रन करो, ये रहा शेप। सो अपेरेंटली अभी इस पर्टिकुलर कोड को ट्रेन करते टाइम जो क्वेश्चन हमने पिक किया उसमें 9 वर्ड्स थे, और हमारा जो आंसर आ रहा है वो 1,9,324 आ रहा है। एंड ऑब्वियसली ये सही नहीं है। ठीक है, आना क्या चाहिए था, कोई भी क्वेश्चन हो, कितने भी वर्ड्स का हो, आपका आंसर हमेशा 1,324 होना चाहिए। सो ये अननेसेसरीली एक्स्ट्रा डिमेंशन हमारे पास आ रहा है, जिसकी वजह से ये सारा गड़बड़ हो रहा है। ठीक है, अब ये क्यों आ रहा है मैं आपको समझाता हूँ। ऊपर मैंने थोड़ा सा कोड लिखा है इसको डीबग करने के लिए। सो यहाँ पे मैंने अपने तीनों लेयर्स बना दिए, XYZ। ए में मैंने अपना आउटपुट ले लिया। ठीक है, मेरा जो आउटपुट है वो है फर्स्ट क्वेश्चन हमारे डेटा सेट से, और उसको मैंने डॉट रीशेप 1,6 कर दिया, बेसिकली बैच का फॉर्म दे दिया, एक क्वेश्चन विथ 6 वर्ड्स। ठीक है, अब मैंने इसको भेजा एक्स में, जिससे मुझे बी मिला। फिर मैंने बी को भेजा वाई में, RNN है तो इससे हमें दो आउटपुट मिले, सी और डी। सी हमारा सारे हिडन स्टेट्स हैं और डी हमारा फाइनल हिडन स्टेट है। और फाइनली मैंने डी को उठाया, फाइनल हिडन स्टेट को, और उसको जेड में भेजा, जिससे मुझे ई मिला। और मैंने ये सारे शेप्स यहाँ पे प्रिंट किए हैं। ठीक है, नोटिस करो क्या हो रहा है। हम 1,6 का इनपुट भेज रहे हैं, एक क्वेश्चन भेज रहे हैं विथ 6 वर्ड्स। वो जैसे ही एम्बेडिंग लेयर में घुस रहा है वो बन जा रहा है वन क्वेश्चन विथ 6 वर्ड्स एंड ईच वर्ड कन्वर्टेड इनटू अ वेक्टर ऑफ 50 डायमेंशन। ठीक है, उसके बाद हम उसको भेज रहे हैं RNN के अंदर, जिससे हमें दो आउटपुट मिल रहे हैं। अब यहाँ पे देखो गड़बड़ हो रहा है, यहाँ पे हमें 1,6,64 मिल रहा है डी का आउटपुट, बट अगर आपको याद हो हमारा आउटपुट क्या होना चाहिए, 1,1,64, राइट, बिकॉज फाइनल
हिडन स्टेट एक सिंगल होता है, तो यहाँ पे 1664 के बदले 1164 होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आरएनएन वाले लेयर में इंटरनली आपका जो सीक्वेंस लेंथ है, बेसिकली जो नंबर ऑफ वर्ड्स होते हैं आपके क्वेश्चन में, और जो आपका बैच लेंथ है, वो इंटरनली स्वैप हो जा रहा है, जिसकी वजह से ये गड़बड़ हो रहा है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप एक्सप्लिसिटली स्टेट कर सकते हो कि बैच फर्स्ट होगा, मतलब हम जो टेंसर भेज रहे हैं उसका जो फर्स्ट शेप का जो फर्स्ट नंबर होगा वो बैच होगा, ठीक है। बेसिकली ये वन बैच होगा, ठीक है। अब देखना, जैसे ही मैं इस कोड को रन करूंगा, ये चेंज करने के बाद आपको सिर्फ डी वाले पे फोकस करना है, जो अभी 1664 है, ये बन जाएगा 1164। बेसिकली एक क्वेश्चन से फाइनली एक हिडन स्टेट मिला जो कि 64 डायमेंशन का है, और इसकी वजह से अब हमें जो फाइनल आउटपुट मिल रहा है वो 1,324 मिल रहा है। जो पहले क्या था, 1,6,324 था, जैसे नीचे हमें 1,9,324 दिख रहा था, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया। पहला चेंज हमें ये करना है कि यहाँ पे बैच फर्स्ट इक्वल्स ट्रू करना है, और ये आपको हर बार आर एन एन में करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया। अब भी हमारा काम कंप्लीट नहीं हुआ है, हमें फाइनली 1,324 चाहिए। यहाँ पे क्या हो रहा है, बैच की प्रोसेसिंग करने की वजह से एक एक्स्ट्रा नंबर यहाँ पे आ जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, ये जो डी हम भेजेंगे, बेसिकली ये वाला टेंसर, इससे हम ये फर्स्ट वाला जो आपका डायमेंशन है वो हटा देंगे यूजिंग स्क्वीज। स्क्वीज में जीरोथ वाला डायमेंशन हटा देंगे, एंड यू कैन सी फाइनली अब हमें 1,324 मिल रहा है जो हमें चाहिए, ठीक है। तो अब क्या करना है आपको, आपको कुछ नहीं करना है, आपको दो चेंजेस करने हैं अपने आर्किटेक्चर में। फर्स्ट, यहाँ पे बैच फर्स्ट इक्वल्स ट्रू कर देना है, और सेकंड, जब आप यहाँ पे फॉरवर्ड लेयर में फॉरवर्ड पास में ये आउटपुट कैलकुलेट कर रहे हो, तो ये फाइनल वाले टेंसर को आपको स्क्वीज कर देना है जीरोथ डायमेंशन का, एंड दैट्स इट। और आपको आगे भी ये करना पड़ेगा जब आप किसी दूसरे प्रॉब्लम में आर एन एन को लगाओगे, ठीक है। अब ये वाला कोड मैं रहने दे रहा हूँ, आपके काम आ सकता है। बाकी अब हमें कुछ नहीं करना, पूरे कोड को दोबारा से रन करना है। एक बार इसको रन करते हैं, एंड यू कैन सी हर बार हमारा टॉर्च डॉट साइज़ कितना आ रहा है, 1,324। ये हमने अननेसेसरीली प्रिंट कर दिया, बट जो भी है, ट्रेनिंग हमारी हो गई ईपॉक 20 तक। अगर मैं वापस जाऊं और ये प्रिंट हटा दूं और फिर से एक बार मॉडल को ट्रेन करूं सो दैट आपको ज़्यादा क्लियरली दिखाई दे, तो ये देखो हमारे ईपॉक्स ट्रेन हो रहे हैं, लॉस घटते जा रहा है। ये टोटल लॉस है बाय द वे, ये एवरेज लॉस नहीं है, इसलिए थोड़ा ज़्यादा है, एंड यू कैन सी दिस इज़ आवर फाइनल लॉस, ठीक है। सो या हमारा जो ट्रेनिंग था वो कंप्लीट हो गया। सो गाइज, मॉडल हमने ट्रेन कर लिया है, अब हम प्रिडिक्शंस करेंगे, ठीक है। और प्रिडिक्शन हमारा कैसा होगा मैं आपको बता देता हूँ। अगर हमारे मॉडल को ये लगेगा कि उसने क्वेश्चन पहले देख रखा है और उसको आंसर पता है, तो वो आपको आंसर दे देगा। जैसे व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ फ्रांस, तो उसने ये क्वेश्चन देख रखा है तो वो आपको आंसर बता देगा पेरिस। बट अगर उसको लगेगा कि उसने कोई ऐसा क्वेश्चन उससे पूछा गया है जो उसने ट्रेनिंग में नहीं देखा है, तो वो आपको रिटर्न करेगा आई डोंट नो। जैसे अगर मैंने पूछ लिया व्हाट इज़ कैंपस एक्स, तो उसका आउटपुट होगा आई डोंट नो, ठीक है। तो ये पूरी चीज़ काम कैसे करेगी मैं आपको समझाता हूँ। सो हमारे पास एक ट्रेंड मॉडल है, ये हमारा मॉडल है, और इसमें हम एक क्वेश्चन भेजेंगे। क्वेश्चन का शेप होगा बैच साइज कॉमा नंबर ऑफ वर्ड्स। सो मान लो हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज़ कैंपस एक्स, इसका शेप हो जाएगा 1,3। 1 बिकॉज हम हमारे बैच में एक क्वेश्चन भेज रहे हैं, और 3 बिकॉज उस क्वेश्चन में 3 वर्ड्स हैं। जैसे ही हमारे मॉडल को ये क्वेश्चन मिलेगा, हमारा मॉडल इसके ऊपर आउटपुट देगा, और वो आउटपुट होगा 1,324। बेसिकली आपका एक क्वेश्चन के लिए हम 324 नंबर्स का आउटपुट दे रहे हैं। योर 324 नंबर्स क्या है, वन नंबर कॉरस्पॉन्डिंग टू ईच वर्ड इन आर वोकैबलरी। अब मैंने आपको कुछ देर पहले सिंप्लीफाई करने के लिए ये बोल दिया था कि वो जो नंबर्स हैं वो प्रोबेबिलिटीज़ रिप्रेजेंट कर रहे हैं फॉर ईच वर्ड, बट एक्चुअली ये प्रोबेबिलिटीज़ नहीं है, इनको आप लॉजिट बुलाते हो। इन लॉजिट्स के ऊपर आप सॉफ्ट मैक्स लगा के प्रोबेबिलिटीज़ निकाल सकते हो। तो हम वही करेंगे, हमें मॉडल से आउटपुट मिलेगा, उसको हम सॉफ्ट मैक्स पे लगा करके प्रोबेबिलिटीज़ कैलकुलेट करेंगे। तो हमारे पास 1,324 फिर से शेप आ जाएगा, बट इस बार ये सारी प्रोबेबिलिटीज़ हैं। अब इसमें से हम उस
प्रोबेबिलिटी को निकालेंगे जो मैक्सिमम होगी। मान लो 70th नंबर पे जो प्रोबेबिलिटी वो मैक्सिमम है, और वो प्रोबेबिलिटी है 0.66, तो हम इसको निकाल लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, हम इस प्रोबेबिलिटी को एक थ्रेशोल्ड के अगेंस्ट चेक करेंगे। मान लो हमारा थ्रेशोल्ड है 0.5। अगर ये प्रोबेबिलिटी 0.5 से ज़्यादा है, जो कि इस केस में है, तो हम क्या करेंगे, हम अपने वोकैबलरी में से 70th पोजीशन पे जो भी वर्ड है वो निकाल करके दे देंगे, और वो हमारा आंसर होगा। बट इफ़ इन केस हमारी सारी प्रोबेबिलिटीज़ में जो मैक्स प्रोबेबिलिटी है वो मान लो 0.30 निकली, जो कि 0.5 से कम है, तो हम रादर देन आंसर देने के हम बोलेंगे आई डोंट नो। दिस इज द लॉजिक। क्वेश्चन आएगा, हमारे पास लॉजिट्स आएंगे, लॉजिट्स को सॉफ्ट मैक्स में भेज के प्रोबेबिलिटीज आएंगी, प्रोबेबिलिटीज में से मैक्स प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, चेक करेंगे कि वो मैक्स प्रोबेबिलिटी 0.5 से ज़्यादा है या कम है। अगर ज़्यादा है तो हम उस पर्टिकुलर इंडेक्स पोजीशन को निकाल करके एज आंसर यूज़र को दिखा देंगे। अगर 0.5 से कम होगा तो हम बोलेंगे आई डोंट नो। तो ये कोड हमें लिखना है। सो एक काम करते हैं, एक फंक्शन बनाते हैं प्रिडिक्ट बोल के। इसको इनपुट में चाहिए होंगी तीन चीज़ें। फर्स्ट, इसको चाहिए होगा हमारा मॉडल। सेकंड, इसको चाहिए होगा जो क्वेश्चन यूज़र इससे पूछ रहा है। और थर्ड, एक थ्रेशोल्ड जो आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो। फ़िलहाल हम ये थ्रेशोल्ड 0.5 रख ले रहे हैं, बट अगेन आगे इस पूरे सिस्टम को इवैल्यूएट करने के प्रोसेस में आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि 0.5 होना चाहिए थ्रेशोल्ड या कुछ और होना चाहिए। तो द फर्स्ट थिंग दैट यू विल डू इज़ यू विल कन्वर्ट क्वेश्चन टू नंबर्स। और इसके लिए हमने ऊपर एक फंक्शन भी बनाया था, अगर आपको याद हो, और उस फंक्शन का नाम था टेक्स्ट टू इंडिसेस। हम इसको यूज़ करेंगे। सो विल गो डाउन एंड विल कॉल दिस, और यहाँ पे हमें अपने क्वेश्चन को पास करना है और अपने वोकैब को पास करना है, और इससे हमें एक नया वेरिएबल मिल रहा है न्यूमेरिकल क्वेश्चन बोल के। और फिलहाल जस्ट टू शो यू मैं इसी को प्रिंट कर रहा हूँ, प्रिंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन। और यहाँ पे मैं प्रिडिक्ट में मॉडल भेज रहा हूँ और क्वेश्चन पूछ रहा हूँ व्हाट इज़ कैंपस एक्स, एंड यू कैन सी दिस इज़ द आउटपुट 1 2 और 0। ठीक है, तो किसी भी क्वेश्चन को हम उसके इंडिसेस में कन्वर्ट कर पा रहे हैं। नेक्स्ट हमें क्या करना है, इस पूरी चीज़ को टेंसर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो हम लिखेंगे टॉर्च डॉट टेंसर और उसमें भेज देंगे न्यूमेरिकल क्वेश्चन को। इसको हम बुला लेंगे क्वेश्चन टेंसर, और मैं प्रिंट करके आपको दिखाता हूँ क्वेश्चन टेंसर। कुछ नहीं हुआ, बेसिकली वो चीज़ टेंसर में कन्वर्ट हो गई। अब एक बार हम इसका शेप देखते हैं। तो अभी इस पॉइंट पे इसका शेप है सिर्फ 3 का, बिकॉज इसमें 3 वर्ड्स हैं, बट मैंने आपको बताया था कि आपको बैच साइज कॉमा नंबर ऑफ वर्ड्स का इनपुट भेजना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक डायमेंशन ऐड करना पड़ेगा, और वो आप करोगे विद द हेल्प ऑफ अनस्क्वीज। अनस्क्वीज में आप आगे एक 1 लगा दोगे, और इससे अब आपका डायमेंशन आ गया 1,3। तो अब ये क्वेश्चन एकदम परफेक्ट शेप में है, इसको हम मॉडल में भेज सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे सेंड टू मॉडल। सो हम मॉडल के अंदर भेज देंगे इस क्वेश्चन टेंसर को। ठीक है, और इससे हमें हमारा आउटपुट मिल जाएगा। अब मैं आपको आउटपुट दिखाता हूँ। ये देखो, ये रहा हमारा आउटपुट। ये लॉजिट्स हैं। ठीक है, अगर मैं इसका शेप निकालूं तो इसका शेप है 1,324, जो हमने अभी डिसाइड किया था। हम यहाँ पर हैं। अब हमें क्या करना है, इन लॉजिट्स को प्रोबेबिलिटीज़ में कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट लॉजिट्स टू प्रोबेबिलिटीज़। और इसके लिए हमारे पास एक फंक्शन होता है पाईटॉर्च में, जिसको हम सॉफ्ट मैक्स फंक्शन बोलते हैं। तो आपको बेसिकली टॉर्च डॉट एन एन मॉड्यूल के अंदर से, फंक्शनल के अंदर से सॉफ्ट मैक्स को यूज़ करना है, और यहाँ पे आप भेज दोगे अपना आउटपुट, और आप बता दोगे कि डायमेंशन 1 रखना है। यहाँ से आपको मिल जाएंगी आपकी प्रोबेबिलिटीज़। और अब मैं आपको दिखाता हूँ प्रोबेबिलिटीज़ दिखती कैसी हैं। ये देखो, दीज आर प्रोबेबिलिटीज़। इसका शेप वही होगा जो लॉजिट्स का शेप है। अब हमें क्या करना है, मैक्स प्रोबेबिलिटी को एक्सट्रैक्ट करना है। फाइंड मैक्स प्रोबेबिलिटी, या फिर ऐसा बोल सकते हैं फाइंड इंडेक्स ऑफ मैक्स प्रोबेबिलिटी। तो इसके लिए हम टॉर्च डॉट मैक्स फंक्शन को यूज़ करेंगे। हम ऑलरेडी यूज़ करते भी आ रहे हैं। टॉर्च डॉट मैक्स में आप प्रोबेबिलिटीज़ को भेज दोगे, और आप सर्च कराओगे अक्रॉस डायमेंशन 1। इससे आपको दो चीज़ें मिलेंगी। फर्स्ट, आपको वो वैल्यू भी मिल जाएगी जो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है, और उसका इंडेक्स भी मिल जाएगा। मैं आपको दोनों दिखाता हूँ। ये है वैल्यू,
और ये है इंडेक्स। ये देखो, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है 0.03 और उसका इंडेक्स है 16th। हमारे पूरी वोकेबलरी में जो 16th वर्ड है उसके अगेंस्ट मुझे हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी मिली है। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक सिंपल लॉजिक लगाऊंगा। इफ़ वैल्यू इज लेस देन थ्रेशोल्ड आई विल रिटर्न, और रादर आई विल प्रिंट आई डोंट नो। बट अगर ये वैल्यू थ्रेशोल्ड से ज़्यादा है तो हमें क्या करना है, हमें अपने वोकैब्स वाली डिक्शनरी में जाना है, उसके कीज़ को एक्सट्रैक्ट करना है और उसके कीज़ को एक्सट्रैक्ट करके उसको एक लिस्ट में कन्वर्ट कर देना है, और उस लिस्ट के इंडेक्स पोजीशन वाली वैल्यू हमें चाहिए। वो कैब है जस्ट, ठीक है। सो हमने क्या किया, हमारी डिक्शनरी में हम गए, ये वो कैब है बाय द वे, ये वो कैब है। हमने इसमें से सारे के सारे कीज़ को एक्सट्रैक्ट कर लिया, बेसिकली सारे के सारे यूनिक वर्ड्स को एक्सट्रैक्ट कर लिया, ये रहे सारे। और अभी ये लिस्ट नहीं है तो मैं इसको लिस्ट में कन्वर्ट कर रहा हूँ, ये लिस्ट बन गया। और अब इस लिस्ट में से मैं इंडेक्स वाले पोजीशन को निकाल रहा हूँ, और हमारा इंडेक्स निकल के आया है 16। तो जो 16th वर्ड है वो निकल के आ जाएगा, और वो है हार्परली। तो जब व्हाट इज कैंपस एक्स पूछा गया तो इंटरनली मेरे मॉडल ने कुछ तो आंसर देना ही था, उसने हार्परली आंसर निकाल के दिया आउट ऑफ आर वोकैबुलरी, बट कॉन्फिडेंस उसका कम था इसलिए हम उसको सेलेक्ट नहीं कर रहे, ठीक है। बट अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ व्हाट इज द कैपिटल ऑफ फ्रांस, तो अब वो 7th वाला वर्ड निकाल के दे रहा है, और ये 7th वाला वर्ड है पेरिस, और कॉन्फिडेंस भी 0.5 से ज़्यादा है इसलिए हम इसको प्रिंट करेंगे। तो हम बेसिकली ये प्रिंट कर रहे हैं। लेट्स रन दिस पेरिस। और कोई क्वेश्चन देख लेते हैं, ये देख लेते हैं, व्हाट इज द लार्जेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम, एंड इट सेज जुपिटर, ठीक है। और वो इसलिए प्रिंट हो रहा है बिकॉज इंटरनली जो आपका कॉन्फिडेंस वैल्यू है वो 0.5 से ज़्यादा होगी। हमारा प्रिडिक्शन इज वर्किंग फाइन, हमने एकदम ग्राउंड अप इसको बिल्ड किया। एंड या गाइस, दिस वाज द वीडियो। मुझे आपको ये सिखाना था कि आप पाईटॉर्च में एक सिंपल RNN कैसे बिल्ड करते हो, एंड आई रियली होप आपको इस इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट को करके वो अच्छे से समझ में आ गया। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ डू सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।